हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जैसे कोर्सेज के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारे चैनल पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो इस सीरीज में हम लोग आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अभी तक इस सीरीज में हमने आपके यूपीसी नेट में आने वाली बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, उसके 3 लेक्चर्स आए। फिर हमने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके भी 3 लेक्चर्स आए। फिर हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी हम लोग जेनेटिक्स में जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पढ़ रहे हैं। तो उसका आज है लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कवर हो चुके हैं इस चैप्टर के भी। तो आई होप अभी तक आपने सारे लेक्चर्स देख रखे होंगे। तो जो पहले के 2 लेक्चर थे उनमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा एक लेक्चर में। फिर डोमिनेंस कैसे होती है, रिसेसिव एलील्स क्या होते हैं, को डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। फिर हमने अभी लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ा था, जो फर्स्ट लेक्चर था उसके आखिरी में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस को छोड़ दिया था, बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसी तरीके से लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पॉइंट म्यूटेशन पढ़ रहे थे, सिकल सेल अनीमिया। तो अभी हमारा मेजर पोर्शन जो रह गया है, तो जितने भी आपके एनसीईआरटी में डिसऑर्डर्स गिवन है, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम है, फेनाइलकीटोनूरिया वाला पोर्शन वहां पे गिवन है, सिकल सेल अनीमिया है, थैलेसीमिया है, ये सारी चीजें भी बची हुई हैं। इनको हम लोग अभी जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम ऐसे ही क्वेश्चंस लाए हैं जिनके थ्रू आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत रिवाइज भी हो जाए और जितनी ये चीजें बची हैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। तो अगर अभी तक आपने ये चीजें नहीं पढ़ रखी हैं कहीं से, तो एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग कर लीजिए, उसके बाद आपके लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। पहले के 2 लेक्चर्स देख लीजिए। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करी है यूपीसी नेट एग्जाम के लिए, तो आप हमारा जो बैच है टारगेट गुरुकुल ऐप पर जाकर उस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो बैच का नाम है आरंभ बैच, बीएससी नर्सिंग के लिए है। वहां पे आपको रिकॉर्डेड या फिर लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, डीपीपीज मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे आपको। आपके बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं या आपको एक गाइड की तरह हेल्प करेंगे कि कैसे आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे एग्जाम देने जाना है, क्या आपको चीजें दिमाग में रखनी है और किस तरीके से रिविजन्स को प्लान करना है। बाकी आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होती हैं ऐप पर। तो बैच का प्राइस है 700 यानी 699, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। एक बार आप हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल पर जाकर इस बैच को चेकआउट कर सकते हैं। तो यूपीसी नेट में 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, 5 सेक्शंस हैं आपके, पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला सेक्शन। तो सारे ही जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके लिए अलग अलग टीचर्स हैं। बाकी यूट्यूब पे हमारी ये फ्री सीरीज चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। तो आई होप आप इन सब चीजों को इन सब चीजों की हेल्प से अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना लेंगे, सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक की कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अदरवाइज अभी आज के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। अगर आपने कहीं नोट्स बना रखे हैं तो एक बार उसको रिवाइज करके लेक्चर देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आज आप ये लेक्चर पहली बार इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट एक पेन पेपर लेके बैठिए, जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको कहीं पे नोट करते चलिए। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको एग्जाम से पहले बहुत हेल्प करेंगे रिवाइज करने में चीजों को। फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपकी जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें रहती है ना, डेट्स होती हैं, फॉर्म्स कब आएंगे, एडमिट कार्ड्स कब आएंगे और कौन कौन से कॉलेजेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम में कुछ चेंजेस हैं पैटर्न में, तो ये सारी चीजें आपके टीचर्स आपको बताते रहते हैं। तो आपको अलग अलग सोर्सेज पे जाना नहीं पड़ेगा उसके लिए। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक के थ्रू। आप हमारी ऐप पर जाके बैच को चेकआउट कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे बोला है द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर्ड टू एज। तो जेनेटिक मेकअप क्या होता है? जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने रिप्रेजेंट किया टी और टी को, तो ये उसका जीनोटाइप होता है। मतलब उसके अंदर कैसे जीन्स प्रेजेंट है, कैसा जेनेटिक कॉम्बिनेशन, या फिर जैसे आपके क्वेश्चन में गिवन है जेनेटिक मेकअप है तो उसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो हमें साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में जीनोटाइप। बाकी के ऑप्शंस को समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले फिनोटाइप गिवन है, एलील गिवन है, होमोजाइगोसिटी। तो हम लोग एक बार में जीन को समझते हैं, फिर वहीं से सारी चीजें समझ में आएंगी। ये एक क्रोमोसोम होता है और ये एक क्रोमोसोम का पेयर होता है। 2 क्रोमोसोम्स एक जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। यहाँ पे हमने मान लिया ये एक सीक्वेंस ऑफ डीएनए है जो कोड करता है प्लांट की हाइट के लिए, तो उसी को हमने कई बार बोलते हैं जीन। तो ये एक जीन है, इसी एक जीन की कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सिमिलर भी हो सकती है या फिर डिफरेंट भी हो सकती है। हम लोग एक प्लांट के कैरेक्टर पे अगर ध्यान रखें, उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट की
हाइट। तो अगर हम लोग प्लांट के हाइट को एक कैरेक्टर लेके चलते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने लिखा हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, हाइट लिया। तो ये दो चीजें हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो पेड़ टॉल हो सकता है या फिर वो पेड़ ड्वार्फ हो सकता है। तो एक ही जीन, ये कौन सा जीन है, टी जीन, इसके दो डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, एक कैपिटल टी भी हो सकता है, एक स्मॉल टी भी हो सकता है। कैपिटल टी कोड करेगा, यानी कि वो ऐसे प्रोटीन्स बनाएगा जिससे पेड़ लंबा हो, तो ये कोड करता है टॉलनेस के लिए, टॉलनेस के लिए कोड करेगा। जबकि जो स्मॉल टी है ये ड्वार्फ प्लांट के लिए अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो जब कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, इसके दो कॉम्बिनेशन, तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो कैपिटल टी और दोनों कैपिटल टी मिल जाए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी हो, या फिर दोनों स्मॉल टी हो। तो ये दोनों होंगे तो आपको टॉल प्लांट मिलेगा, ये वाला होगा तो आपको ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। तो एक ऐसा जीन, उसके दो डिफरेंट फॉर्म्स जो दो अलग अलग ट्रेट्स के लिए कोड करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अलील्स। तो ये दोनों क्या है, अलील्स हैं, किसके, टी जीन के, ठीक है। ये आपको अलील समझ में आ गया। फिनोटाइप क्या होता है, जो आपको ये कैरेक्टर्स फिजिकली अपीयर हो रहे हैं, टॉल या फिर डार्क, ये है फिनोटाइप्स। होमोजाइगोसिटी क्या होती है, ये जब दोनों जीन्स के जो अलील्स हैं वो दोनों एक जैसे हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये होमोजाइगस है। ये हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है। हेट्रो का मतलब होता है अलग प्रकार के, होमो का मतलब होता है एक जैसा। तो जब एक जैसे अलील्स हैं तो उसको होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगोसिटी बोलेंगे टी कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी को। हेट्रोजाइगस सिचुएशन बोलेंगे जब दो अलग अलग अलील्स का पेयर प्रेजेंट होगा जीनोटाइप में, ठीक है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, वहां पे भी हमने इसको काफी डिटेल में पढ़ रखा है। आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्यूरीन बेस विद अ पिरिमिडीन बेस नोन एज। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं किस चीज के बारे में, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में जब जहाँ पे गिवन है क्रोमोसोमल एबरेशन वाला पार्ट, जो क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंट प्रोसेस आपको गिवन है ऑप्शन में, डिलीशन, ट्रांजिशन, एडिशन, ट्रांसवर्जन। तो इन सबका मतलब समझते हैं, फिर आपको इसका भी मतलब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का। डिलीट होने का मतलब क्या होता है, जब कोई पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम ही डिलीट हो जाता है, या फिर डीएनए का कुछ हिस्सा कोडिंग के टाइम पर ही डिलीट हो गया, या जिस टाइम पर रेप्लिकेशन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वहां पे ही कुछ पार्ट का मिस हो जाना सीक्वेंस में से, उसको डिलीट हो जाना बोलते हैं, डिलीशन बोल दिया। ट्रांजिशन क्या होता है, जब कोई भी प्यूरीन से रिप्लेस हो, पिरिमिडीन से रिप्लेस हो, तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले प्यूरीन पिरिमिडीन को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो प्यूरीन्स में आते हैं एडेनिन और गुआनिन, ठीक है, ये प्यूरीन बेसिस हैं। पिरिमिडीन्स में आते हैं साइटोसिन, थाइमिडीन और यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में मिलता है, बाकी ये दोनों डीएनए में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्यूरीन पिरिमिडीन पढ़ लिया। अभी डिलीजन पे बात हो गई थी कि जब कोई भी सीक्वेंस ऑफ डीएनए डिलीट हो जाए। ट्रांजिशन का मतलब प्यूरीन से प्यूरीन रिप्लेस हो जाए, प्यूरीन रिप्लेस्ड बाय, या फिर सब्स्टिट्यूटेड भी बोल सकते हैं, बाय प्यूरीन, या फिर पिरिमिडीन रिप्लेस्ड बाय, आई होप आप अगर कहीं नोट्स बना रहे हैं तो लिखते चल रहे होंगे, बाय पिरिमिडीन, यानी कि ए की जगह पे जी आ रहा है, जी की जगह पर ए आ जा रहा है। जबकि अगर हम लोग पिरिमिडीन्स के बेसिस पे देखें तो वहां हम लोग देखेंगे कि सी की जगह पर टी आ जाएगा, आरएनए है तो यू आ जाएगा। ये हुआ ट्रांजिशन। इसके बाद में गिवन है एडिशन। एडिशन का क्या मतलब होता है, जब भी डीएनए में कोई भी सीक्वेंस ऐड हो जा रहा है या फिर बेसिस का एडिशन हो जा रहा है, तो डिलीजन का उल्टा है एडिशन, ठीक है। डिलीजन हो गया, एडिशन हो गया, ट्रांजिशन। अब ट्रांसवर्जन, जब भी प्यूरीन को रिप्लेस कर देता है कोई भी पिरिमिडीन, रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग ये साइन यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, मतलब पिरिमिडीन की जगह प्यूरीन आ जाए या फिर प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन आ जाए। प्यूरीन्स क्या है, ए, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन्स क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइसिन। तो इनमें रिप्लेसमेंट आपस में नहीं हो रहा है, एक दूसरे से हो जा रहा है, प्यूरीन और पिरिमिडीन्स में, तो हम लोग ट्रांसवर्जन बोलते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ प्यूरीन बेस विद अ पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन की जगह पिरिमिडीन बेस आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसवर्जन। अगर यहीं पे आपसे प्यूरीन विद प्यूरीन कहते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते जा रहे होंगे। अब आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, सबसे पहले नॉट को मार्क कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। डीएनए की कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग डीएनए की जब हो रही है तो उसमें कैसे होती है? डीएनए तो वैसे ही प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से होती है। कौन से प्रोटीन्स? हिस्टोन के प्रोटीन्स। हिस्टोन्स के अलग अलग सब यूनिट्स होती हैं। जब डीएनए एक कंडेंस्ड फॉर्म में आता है तब वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। तो डीएनए इन्वॉल्व है, आरएनए इन्वॉल्व है, प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। आरएनए स्ट्रक्चरल पार्ट में हेल्प करते हैं, लेकिन आपने कहीं भी यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं सुना, तो आपको ऑप्शन में गिवन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, उसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेंगे, लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करेंगे, पर इनका यहाँ पे जो क्रोमोसोम फॉर्मेशन है उसमें कोई भी रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 में हमसे बोला है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन किसे बोलते हैं? सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर हम समझेंगे। शिफ्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू द आउटसाइड वॉल ऑफ द न्यूक्लियस, शिफ्टिंग ऑफ अ क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम, शिफ्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम, एंड ऑप्शन नंबर डी इज शिफ्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा, ये क्रोमोसोम्स हैं, दोनों एक से दिखने में है सिमिलर, और ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं हमारे जीनोम में, तो इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, एक जैसे। इनमें जीन्स भी एक जैसे प्रेजेंट होंगे, स्ट्रक्चर भी एक जैसा होगा। नॉन होमोलोगस कौन से होते हैं? कोई भी और जो दो हों जो इनसे सिमिलर नहीं है वो नॉन होमोलोगस है। अभी ट्रांसलोकेशन पे, तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ये जीन है, जिस आपने क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस पढ़ी होगी, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर जिस टाइम पे मियोसिस हो रहा होता है, जब गैमीट्स का फॉर्मेशन है तब मियोसिस हो रहा है। मियोसिस के दो पार्ट्स हैं, मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस सेकंड है। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है, तो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डाइकाइनेसिस, डिप्लोटीन, ये सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। वहां पे जो पेकाइटीन वाली स्टेज है वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब पहले तो मियोसिस में क्रोमोसोम्स ऐसे तो होते नहीं, वहां तो डुप्लीकेशन हो चुका है। तो अगर इस तरीके से ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये दोनों है होमोलोगस ही, तो क्रॉसिंग ओवर होने लगती है। ये वाला पार्ट अटैच हो सकता है यहाँ पे, बाद में सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स भी बनता है, वो सारी चीजें आपको सेल डिवीजन में पढ़ने को मिलेंगी। तो ये इंटरचेंज हो जाता है पार्ट्स का, कैसे? क्रोमोसोम्स में, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में। तो उस प्रोसेस को तो हम लोग बोल देते हैं कि ये कैसी है? क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस है। तो उसकी वजह से ही जो हम लोगों में डिफरेंसेस आते हैं हमारे पेरेंट्स से, उसी से आते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाता है यहाँ पे, ये मियोसिस की प्रोसेस के टाइम पे। यानी कि जो ये ऑप्शन आपको गिवन था, शिफ्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू अनदर होमोलोगस क्रोमोसोम, ये आपको किसके बारे में बता रहा है? क्रॉसिंग ओवर के बारे में। यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये आपको कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया है? क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रहा है? मियोसिस में, मियोसिस 1 में। ठीक है, जो आपसे बोला है शिफ्टिंग ऑफ अ क्रोमोसोम टू अनदर क्रोमोसोम, ये एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। अनदर क्रोमोसोम में तो होमोलोगस भी आ जाएगा, नॉन होमोलोगस भी आ जाएगा, तो ये इसीलिए गलत हो गया। हमको एक पर्टिकुलर बताना है कि ट्रांसलोकेशन क्या है। ये इस ऑप्शन का कोई सेंस नहीं कि बाहर, न्यूक्लियस से बाहर क्रोमोसोम को भेजो, न्यूक्लियस के बाहर आरएनए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। लास्ट ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है, समझते हैं क्यों। ये कोई भी, जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि कोई भी दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं लेकिन उनमें भी अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जा रहा है, मतलब एक पार्ट किसी भी और अदर पेयर का है, मान लीजिए ये आपके अलग टाइप का क्रोमोसोम था, ये किसी दूसरे टाइप का क्रोमोसोम था, और इसका पार्ट यहाँ से डिटैच होके इस वाले में आके ऐड हो जाए दूसरे वाले क्रोमोसोम में, तो यहाँ से जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज बन सकती हैं। इसी को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपको यहाँ पे वर्ड जो ध्यान रखना है, जो इंपॉर्टेंट है, कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का जब पार्ट जाता है तो तभी हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके अगर एग्जाम में आया, कॉन्सेप्चुअल है, याद रखना एग्जाम के लिए। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सबसे पहले इनकरेक्ट को मार्क कर लेना है, गलत ढूंढना है विद रिस्पेक्ट टू एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी होती क्या है? जिस टाइम पे यही जो गैमेट्स बन रहे हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट भी तो होना है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है तो इनको अलग भी होना है। अलग होने के टाइम पर अगर जो गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में एक क्रोमोसोम जाना चाहिए, ठीक है, जो भी आपका ये होमोलोगस पेयर है उसमें का एक क्रोमोसोम जाएगा। लेकिन जब नॉन डिसजंक्शन होता है, मतलब सही तरीके से क्रोमोसोम्स अलग नहीं होते हैं, उस पॉइंट पर
एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स एक गैमेट में चले जाते हैं, तभी पॉलीप्लॉइडी अनियूप्लॉइडी जैसी सिचुएशंस बनती हैं वहां पर। तो वही हमें इसमें से ऑप्शन ढूंढना है जो अनियूप्लॉइडी को लेके गलत है, सही नहीं है। तो अराइजेस ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ये तो बिल्कुल सही है। अराइजेस ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, मतलब जब अलग नहीं हो पाते हैं उसको नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच ही नहीं होते हैं, तो उनका कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। और हमसे यहाँ पे गलत ही पूछा था, इनकरेक्ट बोला था। बाकी के भी पढ़ लेते हैं। वन गैमेट कम्स टू हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, अच्छा जब ये जैसे जब एनाफेज होता है और स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होनी है और ऐसे करके क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं मेटाफेजिक प्लेट पे और वहां से एनाफेज के टाइम पे अलग अलग पोल्स पे जा रहे हैं, तो अगर ये स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हो रहा है तो ये एडिशनल कॉपी की तरह जाएगा, या फिर एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का ये सेट पूरा एक ही गैमेट में चला जाएगा, तो इसकी वजह से ही तो एनियोप्लॉइडी हो रही है, यानी ये भी सही है। अच्छा जब ये दोनों एक गैमेट में चले गए तो दूसरे वाले गैमेट में कुछ नहीं गया ना, तो वो डेफिशिएंट हो जाता है उस एक क्रोमोसोम के लिए, तो ये भी सही चीज आपको गिवन है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था इनकरेक्ट क्या है, तो इनकरेक्ट आपको यहाँ पे मिल गया कि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स का कोई लेना देना नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर का क्रोमोसोम जब सही से सेग्रीगेट अलग अलग नहीं हो पाते हैं तभी नॉन डिस्जंक्शन की प्रोसेस में ही एनियोप्लॉइडी की सिचुएशन आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, यहाँ पे भी नॉट बोला हुआ है, आपको एग्जाम में नॉट, इनकरेक्ट, नेवर, मस्ट ऐसे सेंटेंसेस ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनियोप्लॉइडी, तो अनियोप्लॉइडी में आपका जो भी जीनोटाइप है उसमें डिफरेंस आ जाता है, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में, नंबर में, क्रोमोसोम के नंबर में डिफरेंस आ जाता है। तो एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल्स गिवन है अनियोप्लॉइडी के, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लेकिन फिनाइलकीटोन्यूरिया नहीं है। फिनाइलकीटोन्यूरिया किसका एग्जांपल है? प्लियोट्रोपिज्म का। प्लियोट्रोपिज्म क्या होती है? जब एक जीन का एक से ज्यादा मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है कि एक एंजाइम नहीं है बॉडी में, तो उसकी वजह से बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे फर्क पड़ता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, किडनी की वर्किंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, हेयर कलर पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक एंजाइम के नहीं होने से, और वो एंजाइम क्यों नहीं बन रहा है? एक जीन में डिफेक्ट है, तो एक जीन का सही तरीके से काम ना करने पर मल्टीपल इफेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। एनियोप्लॉइडी हमने अभी क्या पढ़ा? जब भी क्रोमोसोम की जो नॉन डिस्टिंक्शन की प्रोसेस होती है, यानी अलग होने में कोई प्रॉब्लम है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि जो फीमेल का एक बॉडी टाइप है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, जो जीनोटाइप है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हो जाता है। क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है? मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, टर्नर्स में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे अभी हमने ऐसे सुने हैं, आगे इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये इस लेक्चर के एंड तक याद भी हो जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैलेसीमिया, तो थैलेसीमिया आपको गिवन है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में। तो इसमें क्या होता है? किसी भी एक जीन में जब डिफेक्ट होता है तब उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। क्रोमोसोम्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम लोग एनियोप्लॉइडी वाले सेक्शन में पढ़ लेते हैं, जो डाउन्स, क्लाइनफेल्टर्स और टर्नर सिंड्रोम है। तो थैलेसीमिया में एक जीन का डिफेक्ट हो जाता है। कौन सी जीन का डिफेक्ट होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे या क्रोमोसोम नंबर 16 पे। अगर 16 वाले में डिफेक्ट है तो आपका अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, 11 वाले में डिफेक्ट है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। तो इसमें है क्या? जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर आपका हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये बना कैसे होता है? 2 अल्फा, अल्फा 2 बीटा 2, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलके बनने वाला प्रोटीन है। तो थैलेसीमिया में इन चेन्स का सिंथेसिस ही नहीं हो पाता है। तो थैलेसीमिया यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि इसमें चेन्स का अल्फा या बीटा चेन का सिंथेसिस नहीं होता है थैलेसीमिया में। तो उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर कैरियर है फीमेल या में, तो उसमें सिंथेसिस कम हो जाएगी। अदरवाइज ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिंथेसिस नहीं होगी, तो क्वांटिटी कम हो जाती है चेन्स की, तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता सही से। तो जब चेन्स का सिंथेसिस नहीं होता है सही तरीके से तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। जब हीमोग्लोबिन ही सही से नहीं बनता है तो आरबीसी भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। आरबीसी का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, तो वो भी सही से नहीं होता है। तो इसमें डिफेक्ट किस चीज में आया? आरबीसी में। मेजरली क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पा रहा है, और वो हो क्यों रहा है? क्योंकि अल्फा बीटा चेन्स की सिंथेसिस में प्रॉब्लम है। तो थैलेसीमिया अगर किसी की होगी तो अल्फा बीटा चेन की सिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हुई, आपको ध्यान रखना है। तो ये डिफेक्ट इन आरबीसी में आएगा, यानी रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है। प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड नहीं है। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। Which of the following is the characteristic feature of Down syndrome? Down syndrome होता क्या है? सबसे पहले यही लिख लेंगे, ट्राइसोमी ऑफ
ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हम लोग CHR लिख रहे हैं। देखिए कोई भी क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है, हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे में 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, तो ऐसे प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर जब यही सिचुएशन एनियोप्लॉइडी में होता है तो इसी में कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं, या तो एक एडिशनल पेयर होगा या फिर एक पेयर नहीं होगा। तो यहाँ क्या होता है, जैसे ये 21st क्रोमोसोम का है तो यहाँ पे एक एडिशनल क्रोमोसोम आ जाता है, बस इतने, ये ही प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं उस इंडिविजुअल में जिसमें सिंड्रोम है। जैसे कि हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, बहुत सारे गिवन एनसीईआरटी में, उसको रिवाइज करना है सबसे पहले। एक तो उसका जो हेड होगा वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट स्टेचर्ड चाइल्ड होगा। उसका जो फेस होगा वो ब्रॉड होगा, मतलब कि चौड़ा फेस होगा, फ्लैट फेस होगा, जो हेड का बेस वाला पार्ट होगा वो भी फ्लैट होगा। फिंगर्स जो होंगी इनमें मल्टीपल लूप्स प्रेजेंट होगी, हम सबके फिंगर्स में लूप्स हैं, जिसके डाउन सिंड्रोम है उसके बहुत सारी लूप्स हैं। जो ये पाम रीजन है ये बहुत ही ब्रॉड होगा और इस पे एक क्रीज प्रेजेंट होती है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, अभी हम लोग ऑप्शन में वही ढूंढेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनमें बाय बर्थ हार्ट डिजीजेस भी प्रेजेंट होती हैं, तो ये तो एक बहुत ही वैसा सिम्टम है, बहुत सारी और भी डिजीजेस में पाया जाता है। फिर इनके जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, IQ लेवल्स भी बहुत कम होते हैं, ऐसे जो चिल्ड्रन होते हैं। और जो इनकी टंग होती है वो फरोड होती है, टंग में फरो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारे आपको चीजें डाउन सिंड्रोम से याद रखनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है, तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेस हम लोगों ने पढ़ा है, इसका एक सिम्टम तो है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। फीचर तो है शॉर्ट स्टेचर, ये भी नहीं है, अंडर डेवलप्ड गोनड्स ये भी नहीं, ये सब हम लोग अभी टर्नर और क्लाइनफेल्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉड पाम विद अ पाम क्रीज। पाम क्रीज का मतलब होता है कि हाथ पे एक क्रीज टाइप की प्रेजेंट होती है, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड, ठीक है। और इसका एक लाइन में अगर आपको सिर्फ याद रखना है क्यों होता है, तो ट्राइसोमी और 21st क्रोमोसोम, तो दो प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक पेयर में प्रेजेंट था लेकिन एक और एडिशनल आ गया क्रोमोसोम वहां पे, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, और इससे होता क्या है, डाउन सिंड्रोम। आगे क्वेश्चन नंबर 51 पे, genotype of a person suffering from Klinefelter syndrome। Klinefelter syndromes क्या सिंड्रोम में क्या होता है, तो Klinefelter में क्या है, मेल है, नॉर्मल मेल है, 44 क्रोमोसोम्स हैं, उसके अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम्स है उसमें XY प्रेजेंट था, लेकिन उसमें एक और एडिशनल X क्रोमोसोम आ गया, तो अभी उसका जीनोटाइप सबसे पहले क्या हो जाएगा। अच्छा, हमसे वही क्वेश्चन में भी पूछा, तो उसका जीनोटाइप क्या हो जाता है, 44 तो नॉर्मल थे, इसके बाद में एक XY था, उसकी जगह XXY आ गया, एक एडिशनल X आ जाता है, एडिशनल X क्रोमोसोम इन जीनोटाइप आ जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम को हम लोग CHR लिख रहे हैं, तो हमें ये ऑप्शन ढूंढ लेना है, 44 प्लस XXX है। देखिए आपको एग्जाम में इन सब चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले जल्दी से देखकर कोई भी गलत ऑप्शन को नहीं टिक कर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें गिवन है XXY, तो वो सही ऑप्शन है। ह्यूमंस का तो आपको पता होगा ना, हम लोग ह्यूमंस हैं, तो हम लोग डिप्लॉयड हैं 2n, तो 2n की हमारी क्या वैल्यू है 46, तो पेयर्स कितने प्रेजेंट है 23 क्रोमोसोमल पेयर सब में प्रेजेंट होते हैं। ये तो हो गई, वैसे बाकी जीनोटाइप लिखते हैं अगर, तो नॉर्मल अगर होता तो इसका 44 प्लस XY होता, लेकिन ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल ह्यूमन मेल में, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन मेल में। लेकिन अभी इसमें क्या है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, एनियोप्लॉइडी की वजह से जिस टाइम पर इसमें गैमेट्स बन रहे होंगे, तो उस गैमेट में जो X क्रोमोसोम है उसकी एक एडिशनल कॉपी आ गई होगी। ऐसे मेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स फीमेल्स वाले आने लगते हैं। मेल्स कैसे होते हैं, यूजुअली टॉल हाइट होती है, तो टॉल स्टेचर याद रखना है, ठीक है, वो तो रहेगा रहेगा। फीमेल्स वाले स्ट्रक्चर कैसे आने लगते हैं कि इनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगा, जो टेस्टिस है उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, फीमेल्स की तरह इनकी जो फीचर्स हैं वो होने लगेंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्लाइनफेल्टर से याद रखनी। क्लाइनफेल्टर में नॉर्मल मेल था, उसमें एक एडिशनल X आ गया है, तो बाकी सारी जीनोटाइप वगैरह तो अगर आपको नॉर्मल का पता है तो अब इसका एग्जाम में भी याद आ जाएगा। बाकी याद भी रखना है 44 प्लस XXY एक एडिशनल X क्रोमोसोम है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे, 52 हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ, एग्जाम में इस पे बहुत ध्यान रखना है। इन सारे डिसऑर्डर्स में बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं एग्जाम में, तो आपको पहले ध्यान से पढ़ना है फीचर पूछा है या नहीं वाला पूछा है, नॉट अ फीचर ऑफ दिस। तो टंग ऑफ अ पर्सन कैसी नहीं होगी अगर वो डाउन सिंड्रोम में है, तो डाउन सिंड्रोम में अभी हमने पढ़ा कि अगर उसके डाउन सिंड्रोम है तो टंग कैसी होगी, उसमें फरो प्रेजेंट होगी,
बिग टंग होगी, रिंकल्ड टंग होगी या फिर स्ट्रेट टंग होगी। तो नॉर्मल नहीं होगा, सिचुएशन जो भी है डाउन सिंड्रोम में टंग है या फिर ये जो फिंगर्स के लूप्स हैं, पाम्स हैं, फेस का शेप है, हेड का शेप है, नॉर्मल नहीं होगा। तो नॉर्मल आपको क्या यहाँ लग रहा है, स्ट्रेट टंग। तो स्ट्रेट नहीं होगी ये टंग, कैसी होगी, फरोड होगी, लार्ज इन साइज होगी यानी बिग हो गई, रिंकल्ड होगी, नॉर्मल नहीं है, स्ट्रेट टंग है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अभी आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 पे। तो जो फॉलोइंग फिर से लिखा है इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर का अभी हमने जीनोटाइप पढ़ा 44 प्लस XXY, यानी था नॉर्मल मेल लेकिन उसमें एक एडिशनल X क्रोमोसोम आ गया। अब फीमेल्स जैसे कैरेक्टर्स आ गए होंगे, हमें बता रहे हैं कौन सा कैरेक्टर नहीं है। तो शॉर्ट स्टेचर, तो शॉर्ट स्टेचर ही नहीं होता सबसे पहले। तो मेल्स कैसे होते हैं, टॉल हाइट के होते हैं। तो टॉल हाइट पे इफेक्ट कोई नहीं डालेगा। जितने भी फीचर्स ऐसे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है वहां इफेक्ट पड़ता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट किसका कैरेक्टर था, फीमेल्स का, लेकिन अभी एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है तो ये मेल में दिखने लगता है, तो यानी ये भी होता है। टेस्टिस का डेवलपमेंट नहीं होता सही तरीके से, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल्स वाले कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं। फीमेल टाइप के प्यूबिक हेयर का पैटर्न होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, जो फीमेल्स कैरेक्टर्स थे वो मेल्स में आ रहे हैं। शॉर्ट स्टेचर, हाइट कौन कंट्रोल करता है, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं कंट्रोल करते हैं, ये जो नॉर्मल ऑटोसोम्स है वो कंट्रोल करते हैं। तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। शॉर्ट स्टेचर नहीं होता है, मेल नॉर्मल, मेल्स की हाइट जैसे लार्ज लॉन्ग हाइट के होते हैं, टॉल होते हैं, वैसे ही हाइट होती है। तो शॉर्ट स्टेचर आपको दूसरे डिसऑर्डर में भी पढ़ना है, सिंड्रोम में पढ़ना है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग टर्नर सिंड्रोम है। अब टर्नर सिंड्रोम जस्ट आपको याद रखना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अपोजिट है। जब एक नॉर्मल मेल था लेकिन उसके अंदर एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ गया तो उसमें फीमेल्स जैसे कैरेक्टर बने, लेकिन एक नॉर्मल फीमेल थी। अब नॉर्मल फीमेल कैसी होगी, तो कोई भी नॉर्मल फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल ह्यूमन फीमेल की बात करें अगर, तो उसमें 44 तो नॉर्मल ऑटोसोम्स होंगे यानी 22 पेयर्स, बाकी इसमें XX होगा। लेकिन अगर यही टर्नर सिंड्रोम आ गया तो उसमें 44 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे XO सिचुएशन हो जाती है। इसका मतलब क्या है, एक X क्रोमोसोम नहीं है। दिस इंप्लाइज एक X क्रोमोसोम अब्सेंट है। कितना, एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फीमेल वाले फीचर्स डेवलप होने चाहिए थे फीमेल में, वो डेवलप हो नहीं पाएंगे सही से। वहां पे मेल में डेवलप हो रहे थे क्योंकि था क्रोमोसोम, यहाँ पे फीमेल में भी क्रोमोसोम नहीं है तो उसकी वजह से उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगे। ये हमने अभी पढ़ा ना एन्यूप्लॉइडी में कि अगर होमोलोगस पेयर था क्रोमोसोम्स का, वो सही से सेपरेट नहीं हो पाया, तो एक में तो पूरा दोनों सेट चला गया, पूरा सेट चला गया, लेकिन एक में गया ही नहीं कोई क्रोमोसोम, और वही वाला जो गैमेट था वो फर्टिलाइज हो गया। तो ऐसी फीमेल में एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो कम होगा, तो उसमें जो फीमेल फेमिनाइन कैरेक्टर्स हैं वो कम डेवलप। अब यहाँ पे हमको वो ऑप्शन ढूंढना है जो टर्नर सिंड्रोम में कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो अगर हमको ये एक वर्ड में समझना हो तो क्या होगा, जो भी फीमेल्स वाले कैरेक्टर थे वो सही से डेवलप नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो शॉर्ट स्टेचर, तो ये फीमेल कैरेक्टरिस्टिक है, इसका सेक्स क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है, तो शॉर्ट स्टेचर तो होता है टर्नर सिंड्रोम में। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम में गिवन है। जो बिग रिंकल्ड फरोड टंग वाली चीज थी वो भी एनसीईआरटी के डायग्राम में है। इसके अलावा जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हाइट वाली चीज है कि वो टॉल हाइट होगी, ये भी एनसीईआरटी के डायग्राम में गिवन है। तो आपको एनसीईआरटी में लास्ट पेज पे इस चैप्टर के मिल जाएगा। तो डायग्राम से भी चीजें पढ़ के जानी है, एग्जाम में कहीं से भी आ सकती है, जैसे आप इन ऑप्शंस में देख रहे हैं। होपफुली आप एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट से। एक कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन ओवरऑल हो जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं। तो शॉर्ट स्टेचर, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक होती है। पुअर ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ये भी सही है। फीमेल कैरेक्टर है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, वो सही से नहीं हो पाएगा। वेल डेवलप्ड ओवेरीज नहीं होती हैं। वेल डेवलप्ड ओवेरीज होने के लिए नॉर्मल जीनोटाइप होना चाहिए किसी भी फीमेल का। एक्स क्रोमोसोम कम है, ओवेरीज का डेवलपमेंट अफेक्टेड हो जाता है। गिवन है नो मेंस्ट्रुएशन, तो टर्नर सिंड्रोम होगा, सही से वेल डेवलप्ड ओवेरीज ही नहीं होंगी तो फिर मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस भी अफेक्टेड होती है। तो ये भी टर्नर सिंड्रोम का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो वेल डेवलप्ड ओवेरीज नहीं होंगी टर्नर सिंड्रोम में, इसलिए सी ऑप्शन सही है। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ऑब्जर्व्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर रेफर्ड एज, तो हमने सबसे पहले पढ़ा जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप का रिप्रेजेंटेशन। वो जेनेटिक मेकअप से किस तरीके का एक फिजिकल अपीयरेंस बनेगा, यानी जीन्स हमने आपको दे दिया। अब किसी को भी हम बताएंगे कि टी और टी प्रेजेंट है तो हर कोई उसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन ये चीज हर कोई समझ सकता है कि पेड़ टॉल है या ड्वार्फ है, छोटा पेड़ है या लंबा पेड़ है।
तो हमें वो दिखता है ना, तो जो चीज़ हमको फिजिकली अपीयर कर रही है, सामने से दिखाई दे रही है, उसको हम लोग फिनोटाइप में इंक्लूड करते हैं। तो फिनोटाइप ये इसका सही ऑप्शन है। हमने जीनोटाइप सबसे पहले समझ लिया है, जेनेटिक मेकअप। फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस है किसी भी इंडिविजुअल की। अलील एक ही जीन के दो फॉर्म्स हैं जो डिफरेंट ट्रेट्स के लिए कोड करते हैं। डोमिनेंस क्या है, जैसे कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट है। अगर ये दोनों एक पेयर में प्रेजेंट होंगे तो कैरेक्टर किसका शो होगा, कैपिटल टी का शो होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 56। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर। ठीक है, 55 में हमसे बोला हुआ है ओकेजनली अ सिंगल जीन में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। तो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा किसमें, प्लियोट्रॉफी में। प्लियोट्रॉफी में एक जीन के मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में। आई ए है, आई बी है और एक स्मॉल आई। ये तीनों मिलके एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। अलग अलग एलील्स मिलके एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। मोज़ैकिज्म आप नहीं पढ़ा यहाँ पे। पॉलीजेनी क्या होता है, बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होना। और प्लियोट्रॉपी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक ही जीन का एक जीन है लेकिन उसके एक्सप्रेशन मल्टीपल हैं, मेंटली रिटार्डेड कर दे रहा है इंडिविजुअल को, किसी एक प्रोसेस पे इफेक्ट डाल रहा है जिसकी वजह से एक आप एनसीईआरटी में गिवन है। तो जैसे आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, उसकी कोडिंग के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। जब वो जीन सही से काम नहीं कर रहा तो उसकी वजह से बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही हैं। किडनी पे भी इफेक्ट आ रहा है, हेयर कलर पे इफेक्ट आ रहा है, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड है, पूरी प्रोसेस बहुत सारी इफेक्ट हो रही है। तो एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट है, इसी को प्लियोट्रॉफी बोलते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिकल सेल अनीमिया। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज को छोड़ दिया था कि हम यहाँ पे इसको समझेंगे, तो अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा है इसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, तो ट्रिपलेट जो कोडॉन है वेलिन के लिए वो होता क्या है। तो अगर हमको इसमें टिक करना है तो GAG की जगह GUG कोडॉन हो जाता है, जिसकी वजह से वेलिन बनता है। तो हमें ऑप्शन में मिल गया GUG। अब हम पूरा समझ लेते हैं। हमारा डीएनए होता है, डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होती हैं, एक कोडिंग स्ट्रैंड, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसके थ्रू जो आरएनए बन रहा है, उस वाली स्ट्रैंड पे जब यहाँ पे CTC प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉर्मली उस CTC से जब mRNA बनता है, आपने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ी होगी, तो C की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे G आएगा, T की जगह mRNA में A आ जाएगा और C की जगह एक और G आ जाएगा। फिर इस mRNA से प्रोटीन बनता है। प्रोटीन के लिए यही जो ये कोडॉन है, यही एक कोडॉन की तरह कोड करेगा एक अमीनो एसिड के लिए। तो GAG किसके लिए कोड करता है, ये कोड करते, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये mRNA की बात हो गई, हमने पढ़ा DNA था, DNA से mRNA बना, अब यहाँ अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है फाइनली। तो ये तो बेसिक था। GAG से बनता क्या है, GAG से बनता है ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, ये बात की हमने अभी तक, ये वाला पूरा साइड जितना भी पढ़ा इसको डिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले लिख लेना चाहिए था ये नॉर्मल है, अगर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिकल सेल अनीमिया के बारे में। अगर सिकल सेल अनीमिया है तो किस तरीके से फंक्शन करेगा सिकल सेल अनीमिया। ठीक है, तो नॉर्मल में कैसा जीन रहता है, हीमोग्लोबिन पे HbA, इसको HbA एनसीईआरटी में भी लिखे हैं, यहाँ पे HbS हो जाता है। यहाँ डीएनए में एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, एक पॉइंट पे सिर्फ म्यूटेशन है। क्या, यहाँ पे जहाँ CTC था वहां पे CAC हो गया, T की जगह A आ गया। अब ये आप समझिए कि यहाँ ट्रांसवर्जन है या ट्रांजिशन है। तो T क्या था, T था पिरिमिडीन, पिरिमिडीन की जगह A एडेनिन प्यूरिन आ गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ट्रांसवर्जन हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गई। पॉइंट म्यूटेशन भी क्या, पेन चेंज करके इसको डिनोट कर लेते हैं, एग्जाम में यही पूछा जाता है पॉइंट म्यूटेशन हुई क्या। यहाँ T था, यहाँ A था, अभी यहाँ हमने पढ़ा A आ गया। अब हम पढ़ेंगे mRNA में इस A से कोड होके आएगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएनए हमने पढ़ा, अब यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होके आएगा क्या, C की जगह तो G आएगा, इस C की जगह भी G आएगा, इस A की जगह यहाँ आता तो T, लेकिन ये क्या है mRNA, RNA में T नहीं होता, यहाँ U आ जाएगा। अब GAG की जगह GUG आ गया, ये किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर देता है, वेलिन में। अब ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया। अच्छा, ये किस पूरा हम लोग कहाँ पे ये कोडिंग होने के बाद में बनता क्या है, ये बनती है बीटा ग्लोबिन चेन। अब बीटा ग्लोबिन चेन में कौन सी पोजीशन पे हो रहा है, ये 6th पोजीशन पे हो रहा है, ये सारा जितना भी 6th पोजीशन पे हो रहा है, ये सारा जितना भी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट कहाँ है बीटा ग्लोबुलिन चेन,
आरबीसी है रेड ब्लड सेल, उस पे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन बना है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से। क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर वो जीन प्रेजेंट होता है जो बीटा चेन के लिए कोड करता है। इसी बीटा चेन में जब क्वालिटी में डिफरेंस आ गया ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट। क्वालिटेटिव, अभी हमने थैलेसीमिया पढ़ा था वो क्वांटिटेटिव था, ये क्वालिटेटिव है। यहाँ पे क्वालिटी में चेंज आ गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह बीटा ग्लोबिन चेन में वेलिन आ गया, तो इसी को हम लोग सिकल सेल अनीमिया बोल देते हैं। तो इसमें डिफरेंस आपको दिखाई गया देगा, ये तो हमने पढ़ा जेनेटिक लेवल पे। तो जब हम लोग इसकी चेकिंग होती है, जब इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, तो नॉर्मल आरसीबी कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, डिस्क शेप्ड, इस शेप में होते हैं। लेकिन जब सिकल सेल अनीमिया वाले आरसीबी प्रेजेंट है, तो जब ऑक्सीजन टेंशन होगी, जब ऑक्सीजन कम होगी, तो ये चेन्स पॉलीमराइज कर जाती हैं और जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाता और आरबीसी का शेप ऐसा हो जाता है। इसको बोलते हैं सिकल शेप्ड। तो जब ये सिकल शेप्ड हो जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी नहीं कर पाएगा। मेन काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो ऐसा इंडिविजुअल हाफता बहुत है। अगर ये कैरियर है, फीमेल में अगर कैरियर है, तो इसकी वजह से वो फीमेल हाफती रहेगी। उसमें नॉर्मल जीन भी होगा, एचबीएस जीन, बाकी एचबीएस डिफेक्टिव जीन भी होगा, तो उसको कैरियर बोलते हैं। ये है कैसा, ऑटोजोमल रेसेसिव है, यानी ऑटोजोम से रिलेटेड है और खुद को एक्सप्रेस तभी करेगा जब दोनों होमोजाइगस सिचुएशन में प्रेजेंट हो। तो आई होप सिकल सेल एनीमिया क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब आ गए हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। ये क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 1 में छोड़ा था, आज इस पे भी बात कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या है कि F2 जनरेशन में मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस उसको बोलते हैं जब किन्हीं भी 2 कैरेक्टर्स की स्टडी करी जा रही हो। जैसे मेंडल ने ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेड़ की हाइट को एक कैरेक्टर लिया, लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो सीड था उसका सीड शेप कैसा है, राउंड है या फिर रिंकल्ड है, और उसका कलर कैसा है, येलो है या फिर ग्रीन है, तो उसको लिया। तो हमने इसको यहाँ पे बना के रखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें जीनोटाइप कैसा होता है वो भी बना लिया। जब ये डोमिनेंट टाइप का है तो कैपिटल आर कैपिटल वाई है, और रिंकल्ड ग्रीन के लिए स्मॉल आर और स्मॉल वाई है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स क्या होंगे, उसको आपको बताना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट स्लाइड बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें हम लोग इसके बना के देखेंगे कि जीनोटाइप्स फिनोटाइप्स कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 1-2 के हम बनाते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे स्किप कर लेंगे जिससे हमारा लेक्चर कम टाइम का हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, यहाँ से ये मेल के लिखा हुआ है, मेल से जो गैमेट आया उसमें, ये फीमेल से जितने गैमेट्स आए उनमें अलग अलग कॉम्बिनेशन में आया ना, ये सारे जीन्स के जितने भी एलील्स हैं। तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई बनेगा। इसको सही से लिख लेते हैं तभी ये समझ में आएगा। यहाँ पे कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। फिर हमने देखा ये कैपिटल आर आया इधर से और एक आया स्मॉल आर इस तरफ से। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा स्मॉल आर। फिर यहाँ दोनों कैपिटल वाई आ गया। इसी तरीके से फिर आया एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई। अब ऐसे ही हम लोग पूरी टेबल को फिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरी टेबल फिल कर ली है। अगर आपने ये क्रॉस आप साथ में कर रहे थे तो आपके भी कुछ इसी तरीके के जाइगोट्स का पैटर्न आया होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में क्रॉस चेक करिएगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ढूंढना है कौन कौन से यहाँ डोमिनेंट टाइप के वो बन रहे होंगे। तो डोमिनेंट क्या था, येलो कलर डोमिनेंट है और साइज राउंड डोमिनेंट है। तो जिसमें जिसमें डोमिनेंट वाले एलील्स होंगे वो वैसा वैसा बनेगा। तो ये तो पूरा होमोजाइगस डोमिनेंट बनेगा एक, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये होमोजाइगस रिसेसिव बनेगा, यानी ये ग्रीन भी होगा और रिंकल्ड भी होगा, ये वाला येलो भी होगा और राउंड भी होगा। तो ये जितने अलग अलग फिनोटाइप्स इससे मिलेंगे, जैसे ये वाले से इन चारों से हमें कैसे मिलेंगे फिनोटाइप, गोल होंगे बीज और येलो कलर के होंगे, राउंड येलो मिलेगा। इस बेसिस पे हम जब इसका फिनोटाइप्स देखते हैं तो हमको 4 टाइप के फिनोटाइप्स मिलते हैं और जीनोटाइप्स मिलते हैं 9 टाइप के। अगर आपको नहीं अभी भी आ रहा हो तो आप इसको काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे से यहाँ लिख देते हैं 9 तरीके के जीनोटाइप्स मिलेंगे और 4 तरीके के फिनोटाइप्स मिलेंगे। आप घर पे इसको देखिएगा टेबल को, आपको सारा समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं से आपने पढ़ भी रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो आप एनसीईआरटी में भी देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो हमको ऑप्शन ढूंढना है 4 फिनोटाइप्स और 9 जीनोटाइप्स वाला। ऑप्शन नंबर डी सही है।
अच्छा, जो 4 फिनोटाइप्स होते हैं ये कौन-कौन से होते हैं? एक तो आपको दिखता है राउंड कलर का ही होगा बीज, लेकिन राउंड शेप का ही होगा लेकिन वो ग्रीन कलर का भी हो सकता है। एक आपको रिंकल्ड होगा लेकिन वो येलो कलर का होगा, बाकी ये 2 तो हैं ही हैं। तो ये 4 तरीके के फिनोटाइप्स दिखते हैं और 9 तरीके के जीनोटाइप्स दिखते हैं। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 पे। डैश पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वर स्टडीड बाय मेंडल। तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स पढ़े थे? 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे। वन बाय वन अगर हम देखते चले तो एक स्टेम की हाइट देखी थी उन्होंने, तो उसके बाद में फ्लावर पोजीशन क्या है, कलर क्या है, सीड की कलर क्या है, शेप क्या है, पॉड का कलर क्या है और उसका शेप क्या है। ये 7 कैरेक्टर्स देखे थे। इनके ट्रेट्स कितने थे? 14 ट्रेट्स थे। तो हमसे पूछा है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, तो कितने पेयर थे? 7। ट्रेट क्या होता है? किसी भी कैरेक्टर के 2 डिफरेंट फॉर्म्स। एक कैरेक्टर क्या है? हाइट है, वो या तो टॉल हो सकती है या फिर ड्वार्फ हो सकती है। जैसे फ्लावर कलर, अगर हमने लिया एक कैरेक्टर फ्लावर कलर, तो या तो फ्लावर व्हाइट होगा या फिर वो वॉयलेट कलर का होगा। तो ये दोनों ट्रेट्स हो गए। तो मेंडल ने कितने लिए थे? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है, आ सकता है एग्जाम में। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं लेक्चर के। जीन विच कोड्स फॉर द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। हमने अभी पढ़ा किसी भी जीन के 2 तरीके के फॉर्म्स होते हैं, मतलब 2 या 3 4 तरीके के फॉर्म्स हो सकते हैं, उनको अलील्स बोलते हैं। तो ऐसे पेयर ऑफ जीन्स जो किसी भी कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए पेयर करते हैं उनको हम लोग अलील्स बोलते हैं। तो अलील्स हमने ऑप्शन में ढूंढ लिया। जैसे कि अलील्स कैसे हैं, अगर हम लोग देखें स्टेम हाइट को लेकर तो टी और टी अलील्स हैं। अगर हम लोग देखें ब्लड ग्रुप को लेकर हम ह्यूमंस में तो IA, IB और स्मॉल I भी अलील्स हैं। अगर हम लोग प्लांट में फ्लावर कलर को देखें तो कैपिटल R और स्मॉल r भी अलील्स हैं। तो ये अलग अलग तरीके, एक ही जीन में म्यूटेशंस होके अलग अलग अलील्स बनते हैं जिनका अलग अलग अपना एक फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। IA होता है तो A ब्लड ग्रुप आता है, B होता है तो B ब्लड ग्रुप आता है, कैपिटल R होता है तो वॉइल इसमें जो आपको गिवन है एंटीहेरम प्लांट में, स्नैपड्रैगन प्लांट में, वहां पे रेड कलर का फ्लावर बनता है। अगर स्मॉल r होता है तो वहां व्हाइट कलर का फ्लावर बनता है। तो ये अलग अलग अलील्स हैं जो अलग अलग ट्रेट्स के लिए कोड करते हैं, लेकिन ये एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। डोमिनेंट जीन्स कौन से होते हैं? जिसमें हमने कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल T स्मॉल r। ये कैपिटल T और कैपिटल R ये वो होते हैं जो होमोजाइगस सिचुएशन में तो खुद को एक्सप्रेस करते ही हैं, लेकिन हेटेरोजाइगस में भी, मतलब अगर एक कैपिटल T है एक स्मॉल t है तो एक्सप्रेशन किसका आएगा? डोमिनेंट वाले कैपिटल T का, वो टॉल प्लांट ही बनाएगा। इसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन। लिंक्ड जीन्स कैसे होते हैं? ये हमने जब मेंडल के बाद में मेंडलिज्म आया, फिर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म आई, उसके बाद में जब आई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सटन एंड बवेरी की, फिर उसकी जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मॉर्गन ने करी थी तब उन्होंने लिंक्ड जीन्स के बारे में बताया था। वो उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर जो आई कलर है, बॉडी कलर है, उसमें क्या लिंकेज है तब एक्सप्लेन की। तो वो लिंक्ड जीन का कॉन्सेप्ट है। एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं 2 जीन्स और आपस में उनके कुछ फिजिकल एसोसिएशन है, उसको लिंकेज बोलते हैं। तो ये आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने इसमें डिटेल में पढ़े। अगर हमको यहाँ पे लिखना हो वन बाय वन तो हमने यहाँ जीनोटाइप को समझा, हमने यहाँ पर फिनोटाइप को समझा, हमने आज थैलासीमिया पढ़ा, हमने आज सिकल सेल अनीमिया भी पढ़ा, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ी। उसके बाद में जितने आपके मेंडेलियन वाले डिसऑर्डर्स तो पढ़े ही पढ़े। इसके अलावा जो क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी गिवन था उसमें भी हमने पढ़े क्या? डाउन सिंड्रोम पढ़ा, एक टर्नर सिंड्रोम और एक हमने पढ़ा क्लाइन-फेल्टर सिंड्रोम। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में कवर की। काफी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई हो। जो भी समझ में नहीं आया है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम यहाँ हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर देगी। लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपकी जनरल प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन हमारी टीम के साथ मिलकर करनी है, डेडिकेटेड वे में टीचर्स आपको प्रिपरेशन कराना है, तो आप हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल पर जाकर हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा बहुत ही जल्द, जिसमें हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उन सबको एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेंगे। जेनेटिक्स थोड़ी सी टिपिकल होती है, रिवीजन करते चलें, कॉन्सेप्ट्स अच्छे रखें तो समझ में आ जाएगा और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, तो ध्यान से पढ़ना है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। वर्षा भारद्वाज दिस साइड, साइनिंग ऑफ।